चलो फटाफट देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था एंड फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट लेक्चर आई स्टार्टेड विद अ न्यू टॉपिक दैट इज हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, राइट। एंड फिर उसमें हम लोग ने देखा था कि इंडिया का ट्रेडिशन क्या है, हाउ मीन्स इंडिया में हिस्ट्री कैसे कैसे हम लोग रिकॉर्ड, मतलब जितने भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या पहले जो है पहले के जमाने में इन एंशिएंट पीरियड हिस्ट्री को कैसे रिकॉर्ड करके रखा जाता था एंड ऑल। सो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कल लेक्चर में देखा था। तो सबसे पहले हम लोगों को देखने मिलता है कि हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारे माइथोलॉजिकल लॉर्ड्स, माइथोलॉजिकल एज इन यू नो व्हाट, कुछ सच है तो कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं। मीन्स नॉट एवरी स्टोरी इज ऑथेंटिक, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसमें सच्चाई है। कुछ चीजें ऐसे तोड़ मरोड़ के और उसमें एक्स्ट्रा मसाला ऐड करके भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्टोरीज बताई गई है। नेक्स्ट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेट डीड्स, मतलब पुराने लोगों के सब चीजें, लाइक पुराने जितने भी राजा महाराजा उनके किस्से कहानियां बहुत है इंडिया में बताने के लिए। तो पहले के लोग क्या करते थे, ओरल रेसिटल्स वर द ओनली सोर्स। मतलब क्या, पहले के जमाने में जब पुरानी चीजों के बारे में या पास्ट में जो इवेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है, उसको अगर बताना है तो स्टोरी टेलिंग, बैलेड, सिंगिंग सॉन्ग, यही एक ऑप्शन था। एंड उसके थ्रू हम लोग ने हमारे जो एंसेस्टर्स के ग्रेट डीड्स है, या तो फिर हम लोग बोलेंगे जो माइथोलॉजिकल लोर है, वो हम लोग ने कहीं पे तो रिकॉर्ड करके रखे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते गया, राइट। स्टोरी टेलिंग का जो किस्सा है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते गया, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में महाभारत का एग्जाम्पल दिया था, राइट। सो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है या फॉलो। हम लोग अगर किसी एथनिक सिटी में जाते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी गो टू बनारस, तो बनारस में बहुत सारे किस्से कहानियां हैं बोलने के लिए। तो वो ओरल रेसिटल्स इज अ गुड सोर्स। ऑब्वियसली ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इवन ओरल इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ओरली भी हम लोग वर्बली भी किस्से कहानियां बता सकते हैं। तो हमारे इंडिया में ये सब किस्से कहानियां वर्बली ओरली ही बताई जाती है। नाउ द थिंग इज दिस कि उसके बाद में आया केव पेंटिंग, वॉल पेंटिंग्स एंड ऑल। तो केव पेंटिंग करना, तो जैसे हरप्पन सिटी में या हरप्पन सिविलाइजेशन था, वहां के लोगों ने क्या किया कि उन लोग ने केव पे मतलब वहां के जो उनके सोसाइटीज है, या फिर उनका, मैं बोलूंगी उनका सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन के वॉल्स के ऊपर, मतलब वो सोसाइटीज, उनका पूरा ऐसा कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा वो गांव था, राइट। सिटी बोल सकते हैं हम लोग, गांव नहीं बोल सकते। इट वाज वेल डेवलप्ड सिटी। तो हड़प्पा सिटी बहुत बड़ा सिटी था, तो उन्होंने अपने वॉल्स के ऊपर, सिटी के वॉल्स के ऊपर सब लिखा है। तो वो एक ऑप्शन था, राइट। हिस्ट्री का एक सोर्स का बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है, दैट इज व्हेन आई टॉक अबाउट द थर्ड सेंचुरी बीसीई। थर्ड सेंचुरी बीसीई में एक नया सिलसिला या फिर एक नई चीज की शुरुआत हुई, दैट इज अशोका मौर्य, अशोका द ग्रेट। ही स्टार्टेड विद अ न्यू थिंग, दैट इज नॉट नेचुरल रॉक्स को कार्व करना, उसके ऊपर लिखना, स्टोन्स के ऊपर लिखना, ये उन्होंने करना स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट सेंचुरी में हम लोगों को देखने मिलता है कि मेटल के इंस्क्रिप्शंस आने लगे, स्कल्पचर्स, मूर्तियां, कॉपर प्लेट्स, ये सब चीजें आने लगे। एंड यू नो व्हाट, ये सब चीजें होने लगी। हमारे जो ग्रेट एपिक्स है, जैसे रामायण, महाभारत, इनको कहीं पे तो स्टोर करके रखा गया था, एंड फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते गया। जैसे वाल्मीकि दास जो है, आई मीन वाल्मीकि दास जो है, उन्होंने रामायण लिखा था, तो वेद व्यास जो है, उन्होंने महाभारत लिखा था। पुराण एंड ऑल ये लिखा गया था, जैन टेक्स्ट एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, ये लिखा गया था। तो ये सब जनरेशन, मतलब पहले लोगों ने लिखा है, फिर उसको बाद में फिर से उसको लिखा गया, दूसरे लोगों ने उसको लिखा, राइट। जैसे मेरे एंसेस्टर्स ने अगर कुछ लिखा है, फिर बाद में यू नो व्हाट मैं लिखूंगी, फिर मेरे आने वाली पीढ़ी उसको लिखेगी एंड ऑल। तो ये सब चीजें हुई हमारे जो इंडिया के जो लिटरेचर्स है, उनके साथ ऐसे ही हुआ कि लिखा जो उसके एक्चुअल ऑथर है, वी नो दैट। जैसे रामायण जो है, वाल्मीकि दास जी ने रामायण लिखा है, तो वी नो दैट ही इज एक्चुअल ऑथर ऑफ रामायण। एंड महाभारत, व्यास इज एन एक्चुअल ऑथर ऑफ महाभारत। बट उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने उसको यू नो व्हाट रिक्रिएट करने की कोशिश की। तो इसीलिए रामायण एंड महाभारत इज एपिक बुक, उसके जैसा बन नहीं सकता है। पुराण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और बुद्ध, व्हेन आई टॉक अबाउट द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, गौतम बुद्धा जी ने और उनके जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने खुद ही लिखा है। व्हेन आई टॉक अबाउट द जैन टेक्स्ट, तो जैन टेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है जैन कम्युनिटी के ऊपर
उनकी कम्युनिटी की शुरुआत कैसे हुई और उनके जो 24 गुरुज थे उनके ऊपर, या वो लोग उनकी प्रीचिंग्स के बारे में, वो जो 24 गुरु थे उनके प्रीचिंग्स के बारे में वगैरह बताया गया था, राइट। तो ऐसे सब हम लोगों को देखने मिलता है। पुराण अगेन इट्स एन यू नो व्हाट, हम लोगों को देखने मिलता है पुराण में सब हिंदुओं के भगवानों के बारे में वगैरह बताया गया है। फिर उसके बाद में बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आके गए और उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड राइटिंग बुक्स एंड ऑल। मतलब जब ट्रैवलर्स इंडिया इंडिया के लिए ट्रैवल करते थे, साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करते थे, दैट टाइम उन्होंने अब किताबें लिखना स्टार्ट किया, अपना एक्सपीरियंस लिखना स्टार्ट किया। तो उसमें से कई सारे किस्से इंडिया से रिलेटेड भी है। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी से रिकॉर्ड होना सब स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट सेंचुरी सीई, नॉट बीसी, आई विल अगेन यू नो व्हाट, मैं उसको करेक्ट करूंगी, दैट फर्स्ट सेंचुरी सीई से एक्चुअली उन्होंने हिस्ट्री या फिर पर्टिकुलर इवेंट को रिकॉर्ड करके रखना स्टार्ट, मतलब रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो उनके पास ऑप्शन थे, सब अलग अलग मेटल्स प्लेट का इस्तेमाल करते थे वो लोग। बट इन 7th सेंचुरी हम लोगों को देखने मिलता है कि बना बट्टा, उन्होंने हर्षचरित ये किताब लिखी। तो हर्षचरित इज लाइक अ कैरेक्टर ऑफ राजा हर्षवर्धन, एंड उसके थ्रू हम लोगों को नॉर्थ इंडिया के बारे में पता चलता है, बिकॉज राजा हर्षा यूज टू रूल, या फिर मैं बोलूंगी कि उनका जो ही वॉज अ रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल करते थे। तो हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है, राइट, उसमें हम लोगों को नॉर्थ इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है, वहां का कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजियस चीजें सब पता चलता है। हिस्टोरियोग्राफी इन मिडिवल पीरियड, कल्हाना ने राज तरंगिणी लिखा था, तो इसमें हम लोगों को एंटायर कश्मीर रीजन के बारे में पता चलता है। ऑब्वियसली कश्मीर रीजन आज हम लोगों को देखने मिलता है कि वहां पे इतनी बर्फ और इतनी ठंडी होती है, तो सोचो 12th सेंचुरी में कैसा होगा। तो राज तरंगिणी ये किताब में कल्हाना ने पूरा कश्मीर रीजन को डिस्क्राइब किया था, कश्मीर रीजन तभी के जमाने में कैसे हुआ करता था, हाउ पीपल यूज्ड टू सर्वाइव, हाउ पीपल यूज्ड टू लिव देयर, आई मीन उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी, उनका खाना पीना कैसा था, उनका कल्चर, ट्रेडिशन, सब कल्हाना ने अपनी किताब राज तरंगिणी में डिस्क्राइब किया है। वहां पे उन्होंने अलग अलग रूलर्स के बारे में भी लिखा है जिन्होंने कश्मीर के ऊपर राज किया है। बट कल्हाना ने कश्मीर, एंटायर कश्मीर रीजन को भी डिस्क्राइब किया है, राइट। उसकी नेचुरल ब्यूटी से लेकर वहां के कल्चर, ट्रेडिशन, एवरीथिंग सब जो है उन्होंने वहां पे डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है कि मिडिवल पीरियड में मुस्लिम इन्वेडर्स केम टू इंडिया, लाइक मुस्लिम इन्वेडर्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने इंडिया को अपने तरीके से रूल करना स्टार्ट किया, एंड उन्होंने दिल्ली का तख्त हासिल किया, जिसमें से थे दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। When I talk about the Mohammed bin Tughlaq, at that time, Mohammed bin Tughlaq, when he invaded to India, उन्होंने दिल्ली का तख्त हासिल किया। उसी खुशी में उन्होंने कुतुब मीनार बनाया कि भाई हम लोगों को दिल्ली का तख्त और साउथ ईस्ट एशिया मिल गया। अब साउथ ईस्ट एशिया मिलने के बाद, क्योंकि तभी अखंड भारत था एंटायर, मतलब तभी इंडिया बहुत बड़ा था, भूटान, म्यांमार, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब इंडिया से जुड़े हुए कंट्रीज थे। तो इंडिया में एंटर करना मतलब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एंटर करने जैसा था, राइट। तो दिल्ली का तख्त मिल गया। तो हम लोगों को देखने मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज में एक राइटर हुआ करते थे, ही वाज अ कोर्ट पोएट, प्लस ही वाज अ फिलोसोफर एंड ही वाज अ ऑथर। तो ज़ियाउद्दीन बरानी जिनका नाम है, राइट। तो ज़ियाउद्दीन बरानी की अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने तारीख फिरोज शाही ये किताब लिखी थी। तारीख फिरोज शाही की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस किताब में उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी का पर्पस बताया है, मीन्स व्हाई वी राइट हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों लिखना जरूरी है, और हिस्ट्री जब लिखते हैं तो कौन से पॉइंट कंसिडर करना जरूरी है, ये ज़ियाउद्दीन बरानी की किताब तारीख फिरोज शाही से हम लोगों को पता चलता है। उस किताब में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, व्हेन यू आर राइटिंग एन यू नो, जब आप हिस्टोरिकल इवेंट्स नरेट करते हो, व्हेन यू आर नरेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट, एट दैट टाइम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं तुम आपको कंसिडर करने होते हैं। तो पॉइंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं तभी। तो जब हिस्ट्री लिखते हो तो हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ग्रेट डीड्स ऑफ किंग्स एंड देयर डायनेस्टी। तो हिस्ट्री जब लिखते हैं तो ऐसे हिस्ट्री नहीं लिखना है जिसमें हम लोगों को बोलते ना, वो किंग के बारे में हम लोग लिख रहे हैं या फिर उनके डायनेस्टी के बारे में लिख रहे हैं, तो उनके बारे में उन्होंने, उनके जो ब्रेवरी के किस्से हैं वही लिखना है सब। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट दैट।
तो ज़ियाउद्दीन बरानी क्या बोलते हैं कि जब हिस्ट्री लिखा जाता है तो हिस्ट्री लिखते वक्त बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिनको कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ज़ियाउद्दीन बरानी ये बोलते हैं कि आप जब अगर किसी राजा के बारे में लिखते हो तो उसकी ब्रेवरी के बारे में लिखो, उसके खानदान की उसके खानदान की जो महानता है उसके बारे में भी लिखना है, बट साइमल्टेनियसली उस राजा की लाइफ में रूल करते वक्त एम्पायर को चलाते वक्त, राइट, जो डाउनफॉल्स आए थे या उस राजा ने जो डाउनफॉल्स देखे थे या उसका किंगडम कैसा था, राइट, कितनी प्रॉस्पेरिटी थी उसके एंटायर एम्पायर में, राइट, या फिर व्हाट वो कितना मतलब हाउ ग्रेट ही वाज, या उसने कैसे राज किया, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, राइट, कल्चर एंड ट्रेडिशंस कौन से फॉलो किए जाते थे, लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, दैट पर्टिकुलर किंग वाज क्रूअल और नॉट, राइट, तो लोग उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते थे, इन सब चीजों के बारे में भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। फिर उस पर्टिकुलर सिटी में या फिर उस पर्टिकुलर किंगडम में अगर किसी राजा का राज है तो वहां पे कोई सेंट है, साधु है, संत है, उनके बारे में भी लिखना, राइट। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़ियाउद्दीन बरानी की वजह से हिस्टोरियोग्राफी का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा एक्सपांड हुआ। नेक्स्ट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि अब आए मुगल बादशाह, राइट। मुगल बादशाहों का एक अलग ही हम लोग बोलते हैं ना कि उनका जैसे इन या लैंग्वेज भी से दैट स्वैग लोग बोलते हैं, वैसे उनका अलग ही एक स्वैग था। अगर हम लोग मुगल बादशाहों की बात करेंगे तो ऑब्वियसली उनको अगर हम लोग फोटोज, पेंटिंग्स, नॉट फोटोज एक्चुअली, तभी पेंटिंग्स वगैरह, बहुत उनको पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा, जैसे आज सब बच्चे सेल्फीज क्लिक करते हैं वैसे एग्जिबिशन, फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि अपनी खुद की पेंटिंग बनवा के लेना, राइट। और जब आप दरबारी हो या दरबार में आप एक खास मेंबर हो तो लॉयल्टी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, गार्डनिंग, राइट, महल, अलग अलग पैलेस बनवाना, अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनवाना किसी की याद में, ये मुगलों की खासियत रही है, राइट। ये बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है मुगलों का। एंड उसी हिसाब से हम लोगों को देखने मिलता है व्हेन बादशाह बाबर इन्वेडेड टू इंडिया एंड व्हेन ही कैप्चर्ड लाइक व्हाट, वो जब इंडिया में आए और व्हेन उन्होंने इंडिया को हाँ कैप्चर करने की कोशिश की, और जब उनको दिल्ली का तख्त मिला, राइट, दिल्ली का व्हाट वो बादशाह बने, तो उन्होंने अलग अलग सिटीज एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट सिटीज, और फिर वहां का खाना पीना, वहां के लोगों का रहन सहन, और फिर उन्होंने कितनी जंग लड़ी है, कितनी लड़ाइयां लड़ी है, कितने वॉर्स हुए हैं, उन सब चीजों का एक्सपीरियंस अपनी किताब तुजुक बाबरी में उन्होंने शेयर किया है। सो तुजुक बाबरी इज ऑटोबायोग्राफी जो खुद बादशाह बाबर ने अपना एक्सपीरियंस जिसमें शेयर किया है कि उन जब वो इंडिया में आए तो कितने बैटल्स हुए, राइट, कौन से राजाओं के साथ उनका वॉर हुआ, फिर उसके बाद में कौन से सिटीज उन्होंने एक्सप्लोर किए, वहां का खाना पीना, कल्चरल लाइफ वगैरह, उनका खुद का एक्सपीरियंस, ये सब चीजों के बारे में बादशाह बाबर ने तुजुक बाबरी अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, राइट। आज वो एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सोर्स बन गया है। नेक्स्ट इज एन अकबरनामा। अकबरनामा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि अकबरनामा इज अ बायोग्राफी, और अबुल फजल वाज एन फ्रेंड ऑफ बादशाह अकबर। अबुल फजल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो उनके कंपेनियन थे, कंपेनियन साथीदार थे। प्लस वो अबुल फजल जो है बादशाह अकबर के दरबारी में से भी एक थे, और अबुल फजल के ऊपर बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। सो अबुल फजल के जस्ट ऐसे अबुल फजल को लगा एंड उन्होंने बादशाह अकबर पे के जिंदगी पे किताब लिखी। बट जब उन्होंने उनकी जिंदगी पे किताब लिखी तो इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्होंने सिर्फ मतलब ठीक है लिखना है तो मैं अपने दोस्त के बारे में, अपने कंपेनियन के बारे में लिखूं। व्हाट ही हैज डन पता है? उन्होंने जब किताब लिखी थी तो उन्होंने किताब लिखते वक्त एक सिंपल सी चीज की उन्होंने, दैट इज कि उन्होंने सिर्फ बादशाह अकबर के बारे में नहीं, तो उन्होंने बादशाह तैमूर लंग जो है, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे बादशाह तैमूर, आमिर तैमूर लंग जो है, राइट, या फिर हम लोगों को देखने में आमिर तैमूर जो है, उनके उनसे शुरुआत की थी, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुगल सल्तनत की शुरुआत की थी, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले पहले इंसान जो है वो आमिर तैमूर थे। आमिर तैमूर ने पहले सबसे पहले मुगल खानदान की शुरुआत की, एंड उनका ये सपना था कि वो इंडिया में आए, बट ये नहीं पॉसिबल हो पाया। तो अकबरनामा एक ऐसी किताब है जिसमें हम लोगों को देखने मिलता है कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स है ना उसमें आपको बादशाह तैमूर से लेकर बादशाह हुमायूं तक सबके बारे में पता चलेगा।
दैट वो लोग कैसे बादशाह थे, वो लोग उन्होंने कैसे राज किया है, कौन से सिटीज अपने अंडर में लिए हैं, कौन से सिटीज को कैप्चर किया है। जब वो लोग बादशाह थे तो उन्होंने अपना किंगडम कितने हद तक फैलाया, अपना एम्पायर कितने हद तक फैलाया, इन सब चीजों के बारे में अकबरनामा में लिखा है। एंड अकबरनामा में बादशाह अकबर के बारे में भी बताया गया है कि इतने लोगों ने मुगल खानदानों को चलाया, एंड नाउ अब टाइम है बादशाह अकबर का, एंड वो भी बहुत ही सक्सेसफुली मुगल डायनेस्टी या मुगल खानदान का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं और सक्सेसफुली उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो बट हम लोगों को देखने मिलता है कि अकबरनामा इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, राइट। बट उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को, यू नो व्हाट, हम लोग अगर देखेंगे उसको, जब हम लोग उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दैट टाइम हम लोगों को पता चलता है कि बहुत सारी चीजें, यू नो व्हाट, मतलब बताई गई है, बट सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। इफ यू आर प्रेजिंग समवन, राइट, फॉर एग्जांपल नाउ यू आर स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर। अगर आप मुझे सपोज, यू नो व्हाट, मेरा लेक्चर चल रहा है और आप सिर्फ मुझे प्रेज कर रहे हो, तो व्हाट आई विल थिंक, यस हाँ बच्चे मुझे मेरी तारीफ कर रहे हैं। बट यू नो व्हाट, आप सिर्फ मुझे प्रेज कर रहे हो, सो दैट इज, यू नो व्हाट, यू आर डूइंग रॉन्ग, बिकॉज आई एम नॉट द ओनली टीचर। ऑब्वियसली आपको साइमल्टेनियसली बाकी सब टीचर्स को भी प्रेज करना जरूरी है, उनके बारे में अच्छा बोलना जरूरी है। इट्स नॉट अच्छा बोलना मतलब, यू नो बट आपको उनके ऑब्वियसली उनकी भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बिकॉज दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू यू, नॉट ओनली मी। सो ऐसे ही होता है कि जब अकबरनामा लिखा गया था तो अकबरनामा में सिर्फ मुगल डायनेस्टी के बारे में और उनके बारे में ही सब अच्छे से बताया गया था। कहीं पे भी बाकी सब राजाओं के बारे में या फिर, यू नो व्हाट, उन्होंने क्या क्या किया है, उन सब चीजों के बारे में नहीं बताया गया था। उन सब चीजों के बारे में तो रियलिटी है। अकबरनामा इज, यू नो, अकबरनामा जो अगर हम लोग बात करेंगे, रियलिटी है उसमें, बट पार्शियलिटी भी उतनी बताई गई है, बायस, एज इन कि उन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों ने, हम लोगों को देखने मिलता है कि उन लोगों ने मुगल डायनेस्टी को बहुत हद से ज्यादा प्रेस किया है, तो कहीं पे उन लोगों ने, यू नो व्हाट, बाकी सब लोगों को एकदम ऐसे, यू नो व्हाट, जैसे इंफीरियर काइंड ऑफ ऐसे बताया है। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट सोर्स, अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अस, बट कहीं पे तो वो रियलिटी से, मतलब रियलिटी से, रियलिटी है उसमें, बट पार्शियलिटी भी आती है ना, सो दैट इज रॉन्ग। सो हम लोगों को देखने मिलता है, दिस वाज ऑल अबाउट द, हम लोग ने मिडिवल पीरियड के बारे में और पुराने जमाने के एंशियंट इंडिया के बारे में देख लिया कि हिस्ट्री को कैसे रिकॉर्ड करके रखा जाता था, राइट। फिर हम लोग ने मिडिवल पीरियड भी देख लिया, अब मिडिवल पीरियड में फिर से आएंगे तो विल टॉक अबाउट द बखर। नाउ व्हाट इज अ बखर? बखर बेसिकली हम लोगों को देखने मिलता है, इट्स अ संस्कृत वर्ड, राइट। एंड ओवरऑल इंडिया में मराठी बखर बहुत ज्यादा फेमस है। अगर मैं ओवरऑल इंडिया में बात करूं तो देर आर प्रॉपरली, अगर हम लोग देखेंगे तो 200 बखर है। बखर इज लाइक नॉवेल, हम लोग जैसे मराठी में कादम्बरी कहा जाता है, नॉवेल हम लोग बोलते हैं, राइट। वैसे ही बखर जो है, हम लोग बखर को अगर प्रॉपर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इट्स लाइक अ नॉवेल। तो बखर बहुत टाइप्स के होते हैं। बखर इज लाइक आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आपको बार बार फर्स्ट टॉपिक पढ़ाते वक्त बोलती थी कि अगर सपोज मुझे मराठा डायनेस्टी के बारे में जान के लेना है तो बखर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर मी, बिकॉज बखर में मुझे एंटायर मराठा डायनेस्टी के बारे में या मराठा रूलर्स के बारे में पता चलेगा। फिर वो होलकर फैमिली हो या फिर, यू नो व्हाट, हो, मैं बोलूंगी कि बाकी के मराठा हो, पेशवा हो, कोई भी हो, मुझे सबका पूरा इंफॉर्मेशन बखर में मिल जाएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, अभी जस्ट मैंने कहा कि मराठी बखर बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। ओवरऑल इंडिया में 200 बखर है, बट मराठी बखर को हम लोगों को देखने मिलता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इट्स नॉट लाइक दैट वी स्टे इन महाराष्ट्र, दैट्स व्हाई मराठी बखर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बट मराठी बखर जो है लोग बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें जितने भी मराठा रूलर्स है उनके बारे में बताया गया, उनके ब्रेवरी के बारे में बताया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई टॉक अबाउट विश्वास राव, या फिर मैं अगर बाजीराव उनकी बात करूंगी, बाजीराव मस्तानी मूवी हम लोग ने देखी है। सो अगर उनके रिलेटेड बखर है बाजीराव जो है, तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि उस बखर में एक्चुअली, यू नो व्हाट, बहुत इंटरेस्टिंग है उनकी बखर सुन पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में हम लोगों को देखने मिलता है कि सिर्फ 40 इयर्स तक, 39 to 40 इयर्स तक बाजीराव पेशवा जो है वो जिंदा थे। और आपने मूवी तो देखी होगी, राइट, अब नहीं देखे तो आई टेल यू, लाइक मैं बोलूंगी कि आप जाके देखो करके। तो वो उतने साल तक ही जिंदा रहे, बट उन्होंने सब लड़ाइयां जीती, एक भी लड़ाई में नहीं हारा।
राइट। और उनकी लाइफ ही बहुत अलग थी। इट्स नॉट अबाउट उनके और मस्तानी की लव स्टोरी, बट उन्होंने जो व्हाट जो स्ट्रगल किया है, बहुत कम उम्र में उनके डैड का डेथ हो गया, फिर उनको पेशवाई का पद मिला एंड ऑल। इवन व्हाट व्हेन आई टॉक अबाउट द विश्वास राव एंड ऑल, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। विश्वास राव, व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, पानीपत की लड़ाई के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज अ विश्वास राव, जिनके ऊपर एक पूरी बखर ही लिखी गई है। तो बखर इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जिसके थ्रू हम लोगों को पूरे मराठा डायनेस्टी के बारे में, और हम लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन सब एरियाज के बारे में पता चलता है। राइट। जैसे पहले के जमाने में अगर आज हम लोग बोलते हैं गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, पहले इट वाज अ सौराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर मुंबई के आगे का जो इलाका था वो सौराष्ट्र था, और मुंबई के नीचे के इलाकों को दक्खन कहा जाता था। शायद अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखा है तो उसमें दक्खन करके ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो मुंबई से नीचे लाइक कल्याण एंड करजत, हम लोग अभी स्टे इन मुंबई, तो हम लोगों को कल्याण एंड करजत पता होगा। वहां से आगे जो इलाका है उसको दक्खन कहा जाता था, एंड उसके ऊपर का जो इलाका है उसको सौराष्ट्र कहा जाता था। ये पूरा मराठा रूलर्स के अंडर में था। राइट। एंड बखर पढ़ने के बाद में हम लोगों को जोग्राफिकल हिस्ट्री भी पता चलती है, प्लस मराठा रूलर्स के बारे में पता चलता है, प्लस उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आई मीन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एग्रीकल्चर के बारे में, एवरीथिंग। लाइक इवन व्हाट उनकी मैं ये बोलूंगी कि उनके लाइफ के बारे में भी हम लोगों को पता चलता है, कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसे थी उसके बारे में भी हम लोगों को पता चलता है बखर पढ़ने के बाद। तो बखर इज लाइक अ कॉम्बो। जैसे हम लोग मैकडी में जाते हैं और हम लोग वहां पे कॉम्बो खरीदते हैं ना, जहाँ पे वी गेट अ बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड कोक एंड एवरीथिंग, राइट, वैसे ही बखर इज एन कॉम्बो, जहाँ पे हम लोगों को, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर हीरो के बारे में पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल हीरो के बारे में, तो हम लोगों को एंटायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम लोगों को बाकी के बुक्स रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। So I'll come to Bakar. मैं उस पैराग्राफ पे आती हूँ। Bakar is an important type of historical document of medieval time. It contains the eulogy of an heroes and stories of historic event, battles, lives of great men. Marathi Bakars are of various types. Sabhasad Bakar was written by Krishnaji Anand, Sabhasad during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. It is an important Bakar for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Bhausaibanchi Bakar describe a battle of Panipat. Another Bakar entitled Panipatachi Bakar is also about the same event. Holkaranchi Kaifiyat provide the information about the Holkar and their contribution to Maratha rule. Bakar can be divided into various types such as biography of king, dynastic history, description of event, history of a Sikhs, autobiography regarding grievance based on mythology and state administration by king. Now, बखर मिडिवल पीरियड का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि बखर के थ्रू हम लोगों को सौराष्ट्र एंड दक्खन रीजन के बारे में पता चलता है, तो हम लोगों को साउथ इंडिया के बारे में भी पता चलता है। तो बखर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मराठी बकर, बहुत टाइप्स के मराठी बकर है, राइट। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे तो मराठी बखर में हम लोगों को इतने वेरिएशंस दिखाई देते हैं। जैसे कृष्णा जी आनंद, यहाँ पे उन्होंने सभासद बखर लिखी थी। सभासद का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन। द मीनिंग ऑफ सभासद इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब सभासद जो है। कृष्णा जी आनंद वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आई विल रिपीट अगेन, कृष्णा जी आनंद जिन्होंने सभासद बखर लिखी है, राइट, तो वो कृष्णा जी आनंद एडमिनिस्ट्रेटर थे। मतलब मराठा डायनेस्टी या मराठाओं का जब राज चल रहा था, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले कृष्णा जी आनंद थे, राइट। और वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बोल सकते हैं हम लोग उनको। जैसे आज हम लोग बीएमसी ऑफिस में जाते हैं और वहां पे हम लोगों को अलग अलग ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, तो वो लोग गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इफ आई एम अ गवर्नमेंट, मैं ये बोलूंगी कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, और मैं अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती हूँ, तो आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रही हूँ।
गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, तो आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो सभासद जो है एडमिनिस्ट्रेशन, और कृष्णा जी आनंद जो है वो उस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। एंड ही वाज अ कंपेनियन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। कंपेनियन, साथीदार, राइट। सॉरी। तो सभासद सभासद बखर जो है वो लिखी गई थी जब छत्रपति राजाराम महाराज व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग, वो जब कर्नाटका के लिए ट्रैवल कर रहे थे। नाउ इज अ छत्रपति राजाराम महाराज। तो शिवाजी महाराज के दो वाइफ्स थे, राइट। तो पहली वाइफ जो थी हम लोगों को देखने मिलता है तो उनसे बच्चा था, दैट इज संभाजी महाराज, हमको पता है, राइट। तो उनकी दूसरी वाइफ जो थी उनका बेटा था, दैट इज उनके बेटे थे, दैट इज छत्रपति राजाराम महाराज। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति संभाजी, राइट, उनके डेथ के बाद हम लोगों को देखने मिलता है राजाराम बिकेम द नेक्स्ट छत्रपति, बिकेम द नेक्स्ट किंग। मराठा रूलर को आगे बढ़ाने वाले वही थे। तो जब यू नो व्हाट उनको पूरा मराठा, मतलब हम लोगों को देखने मिलता है कि वो एंटायर मराठा रूलर के हेड बने, वो जब किंग बने, राइट, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग टू द कर्नाटका, तो उनके साथ उनके साथीदार थे, दैट इज कृष्णा जी आनंद, कंपेनियन। तो एट दैट टाइम हम लोगों को देखने मिलता है कि कृष्णा जी आनंद ने सभासद बखर लिखी थी, और उस सभासद बखर में कृष्णा जी आनंद ने मराठा डायनेस्टी या मराठा खानदान के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में बताया है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, मराठा डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कैसे था, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया है, राइट। एंड वो बखर पढ़ने के बाद में हम लोगों को ये पता चलता है कि मराठा रूलर्स कैसे थे, राइट। अलग अलग, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, राइट, छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हम लोग बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे, राइट। फिर उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज कैसे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे था, इन सब चीजों के बारे में आपको सभासद बखर में पता चलेगा। तो इन शॉर्ट सभासद बखर जो है इसमें हम लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज एंड छत्रपति राजाराम महाराज जो है इनके बारे में भी पता चलता है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में भी पता चलता है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी पता चलता है, एंड तभी के जमाने की सोशल लाइफ कैसे थी, इन सब चीजों के बारे में भी पता चलता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू बखर इज अ कॉम्बो, जहां पे हम लोगों को एक किताब पढ़ने के बाद यू आर गोइंग टू यू नो व्हाट, आपको सब चीजों का इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। एक ही चीज का इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आपको हर एक चीज का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इन यू नो व्हाट की बखर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स, मिडिवल पीरियड का ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। अब हम लोगों को ये देखने मिलता है कि चलो ये तो मैं ये बोलूंगी कि सभासद बखर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, आपको पता है आपके टेक्स्ट बुक में और एक बखर का जिक्र नहीं किया गया है, दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराजांची बखर। तो उसमें सिर्फ शिवाजी महाराज जो है छत्रपति शिवाजी महाराज उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने कितने फोर्ट कैप्चर किए, राइट, कितनी कम उम्र में उन्होंने अपना यू नो व्हाट मराठा डायनेस्टी यू नो व्हाट मराठा डायनेस्टी का जो है वो राजा बने, एंड फिर यू नो व्हाट कितनी कम उम्र में उन्होंने फोर्ट कैप्चर करना स्टार्ट किया, तो एंटायर उनकी लाइफ के बारे में। तो छत्रपति शिवाजी महाराजांची बखर आपके टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं किया गया है, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट्स एन बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज की, कैसे उन्होंने मराठा खानदान की शुरुआत की, राइट। तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि मराठा खानदान की शुरुआत कैसे हुई। नेक्स्ट इज अ भाऊ साहिबांची बखर। भाऊ साहेब कौन है, राइट, एंड क्यों ये ऐसा, यू नो व्हाट, भाऊ साहिबांची बखर इज एन बायोग्राफी, राइट। ये बायोग्राफी है किसकी, विश्वासराव। नाउ हु इज अ विश्वासराव, पानीपत का जब वॉर हुआ था, थर्ड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो उसमें विश्वासराव वाज अ मेन कैरेक्टर। 30 दिन तक ये वॉर चल रहा था, राइट। एंड विश्वासराव जो है इज अ भाऊ साहेब, भाऊ साहेबांची बखार, इन शॉर्ट विश्वासराव जो है उनके लाइफ के ऊपर बखर, मतलब वो पानीपत के जो 30 दिन कैसे उन्होंने यू नो व्हाट, ही वाज अ वेरी ब्रेव पर्सन। चलो इन शॉर्ट मैं उनकी स्टोरी बताती हूँ क्यों उनके लाइफ के ऊपर बखर लिखी गई है। तो विश्वासराव जो है ये पानीपत के एक मेन मैं ये बोलूंगी सोल्जर थे, राइट, या मेन कैरेक्टर, नॉट सोल्जर, एक्चुअली ही वाज अ मेन कैरेक्टर। विश्वास राव हम लोगों को देखने मिलता है कि ऑन 28th डे
ऑफ अ वॉर, लाइक पानीपत का जो लड़ाई चल रही थी, पानीपत का जब बैटल चल रहा था, बैटल के 28th डे पे उनकी डेथ हुई थी। एंड यू विल वोंट बिलीव कि 28 एरो लगने के बाद, तीर लगने के बाद भी वो इंसान लड़ाई कर रहा था। आंख में भी उनकी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो एरो जा चुकी थी, तो भी वो लड़ रहे थे। ऑन द 28th डे ही डाइड बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंजरीज। एंड हम लोगों को देखने मिलता है उसके बाद मराठा पानीपत की लड़ाई हार गए। बट अगर विश्वासराव की डेथ नहीं होती, इतने 28 एरो लगने के बावजूद भी वो कंटिन्यूसली वहां पे लड़ रहे थे। एंड में उन्होंने गिव अप कर दिया क्योंकि उनके बॉडी में इतने मल्टीपल इंजरीज थे कि वो that pain was unbearable and that's why he died। एंड उसके 2 दिन के बाद पानीपत की लड़ाई जो है वो हम लोग हार गए। इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, राइट? अर्जुन कपूर एंड कौन है, कीर्ति सेनन, संजय दत्त, राइट? वो मूवी देखोगे तो आपको स्पेशली विश्वास राव के बारे में एंड पानीपत के बैटल के बारे में पता चलेगा। सो हम लोगों को ये देखने मिलता है भाऊ साहिबांशी बखर इज एन बुक, राइट? हम लोगों को देखने मिलता है ये विश्वास राव जी के ऊपर है। एंड उनके पानीपत के बैटल में जो उन्होंने स्ट्रगल किया, या पानीपत के बैटल को कैसे, मतलब दुश्मन उनसे डर रहे थे कि दुश्मन को पता था जब तक विश्वास राव का डेथ नहीं होता है तब तक पानीपत की लड़ाई हम लोग नहीं जीतेंगे। एंड उनके डेथ के बाद 2 दिन में मराठास ने मराठास हार गए। तो भाऊ साहिबांची बखर जो है, इस बखर के थ्रू हम लोगों को विश्वास राव जो है उनके बारे में पता चलता है, उनके लाइफ के बारे में पता चलता है। एंड वो कितने ब्रेव थे उसके बारे में पता चलता है। प्लस भाऊ साहिबांची बखर पढ़ने के बाद में हम लोगों को पानीपत के वॉर के बारे में भी पता चलता है, पानीपत के बैटल के बारे में भी पता चलता है। सो भाऊ साहिबांची बखर इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स जिसके थ्रू हम लोगों को 2 चीजों के बारे में पता चलता है। वन इज अ बायोग्राफी ऑफ विश्वास राव, उनके लाइफ के बारे में। एंड सेकेंड इज एन कि भाई पानीपत की लड़ाई उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भाऊ साहिबांची बखर में। अब नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है पानीपताची बखर। पानीपताची बखर में सिर्फ पानीपत के बैटल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे स्पेशली कहीं पे भी भाऊ साहिब का जिक्र है, बहुत सारे चैप्टर्स भाऊ साहिब के ऊपर है, राइट? बट सिर्फ पानीपताची बखर में हम लोगों को देखने मिलता है कि पानीपत के वॉर के बारे में, बैटल के बारे में बताया गया है। एंड मराठा रूलर्स ने कितना स्ट्रगल किया इन सब चीजों के बारे में बताया। नेक्स्ट इज एन होळकरांची कैफियत। होळकरांची कैफियत इज नॉट अ बखर बट इट्स अ बुक, नॉवल। होळकरांची कैफियत जब हम लोग बात करते हैं तो होळकरांची कैफियत इज अ बुक ऑन द होळकर डायनेस्टी। होळकर डायनेस्टी कौन थी? अहिल्याबाई होळकर। शायद अगर आप लोग अगर घर में टीवी देखते हो तो फिलहाल सोनी चैनल पे 7:30 को एक हिस्टोरिकल सीरियल आता है अहिल्याबाई के ऊपर, राइट? अहिल्याबाई होळकर। वेरी इंटरेस्टिंग, बट मजा आएगा आपको देखने में कि अहिल्याबाई एक लेडी होने के बावजूद, और तभी इतने लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस होते थे, तो भी वो एक अच्छी रूलर बनी एंड शी वाज अ क्वीन। एंड फिर उन्होंने व्हाट होळकर फैमिली का नाम आगे बढ़ाया। उनके फादर इन लॉ ने भी उनको सपोर्ट किया। हस्बैंड के डेथ होने के बाद में फादर इन लॉ का सपोर्ट मिला एंड फिर वो आगे बढ़ी। और उन्होंने कहीं पे जो सोसाइटी का माइंडसेट था कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, तो उन्होंने पूरा अलग ही कुछ करके बता दिया कि यस अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो भी कुछ कर सकते हैं, राइट? जैसे रजिया सुल्तान ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, राइट? तो वैसे ही हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पे व्हेन आई टॉक अबाउट द होळकरांची कैफियत, राइट, वो आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट सीरियल। देखना चाहिए आपको होळकर फैमिली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्यों बता रही हूँ आपको वो सीरियल के बारे में, बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं, मैम होळकर फैमिली कौन है? वी स्टे इन महाराष्ट्र एंड वी रियली डोंट नो, लाइक हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि भाई होळकर फैमिली कौन है। वी नो अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने एंटायर महाराष्ट्र के ऊपर राज किया है, बट वी डोंट नो दैट होळकर फैमिली कौन था। ऑब्वियसली क्योंकि होळकर फैमिली, तभी मध्य प्रदेश भी एक महाराष्ट्र का हिस्सा था। एंड होळकर फैमिली जो है वो मध्य प्रदेश पे राज करता था, आज का जो मध्य प्रदेश है, राइट? तो होळकर फैमिली का वहां पे राज हुआ करता था। तो होळकर फैमिली ने मराठा डायनेस्टी को आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट किया है, राइट? माधवराव होळकर एंड ऑल। तो ये जो सब लोग थे, इन लोगों ने, हम लोगों को देखने मिलता है कि इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया अहिल्याबाई होळकर एंड ऑल। तो होळकर फैमिली ने इन शॉर्ट मराठा डायनेस्टी को जो है आगे बढ़ने के लिए, मराठा एम्पायर सब जगह पे
फैलाने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो होळकरांची कैफियत ये जो किताब है, इसमें हम लोगों को होळकर फैमिली के बारे में पता चलता है। सबसे पहले होळकर डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम लोगों को पता चलता है कि होळकर डायनेस्टी और मराठा डायनेस्टी के रिलेशंस कैसे थे। थर्ड हम लोगों को ये पता चलता है कि होळकर फैमिली के साथ हाथ मिलाने के बाद मराठा डायनेस्टी ने अपना एम्पायर कितने दूर तक फैलाया, राइट। फिर होळकर फैमिली का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे था। तो इन शॉर्ट होळकरांची कैफियत पढ़ने के बाद हम लोगों को ओवरऑल सब चीजों के बारे में पता चलता है, राइट। एंड इन शॉर्ट हम लोगों को मराठा रूलर्स के बारे में भी पता चलता है होळकरांची कैफियत पढ़ने के बाद। तो मराठा रूलर्स कैसे थे और उन्होंने कहाँ का अपना एम्पायर स्प्रेड किया है, इसके बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट इज बखर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप, लाइक हम लोग बखर को अलग अलग टाइप में डिवाइड करेंगे। तो इस पैराग्राफ को ब्रैकेट में डालो। बखर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, वहां से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ किंग। ये जो 6 लाइन का पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, 7 लाइन का, सॉरी, ये 7 लाइन का पैराग्राफ जो है ब्रैकेट में डालो, क्योंकि ये आपको फ्लो चार्ट करके पूछ सकते हैं वो लोग, राइट। आपको डू एज डायरेक्टेड, एज इन डू एज डायरेक्टेड करके आएगा, तो वो आप लोग ब्रैकेट में डाल दो। टेक्स्ट बुक, आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, तो उस पूरे 7 लाइन के पैराग्राफ को ब्रैकेट में ही डाल दो। नाउ बखर इज ऑफ वेरियस टाइप। बखर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बायोग्राफी ऑफ किंग। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपके टेक्स्ट बुक में छत्रपति शिवाजी महाराजांची बखर, ये किताब का बखर का नाम नहीं है। तो मैंने आपको क्यों बताया था, बिकॉज छत्रपति शिवाजी महाराजांची बखर इज अ बायोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। भाऊसाहेबांची बखर इज अ बायोग्राफी ऑफ विश्वासराव, राइट। तो बखर सबसे पहले टाइप बखर का क्या है, बायोग्राफी ऑफ किंग विश्वासराव, राइट। वो एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे एंड उनको ऐसे बहुत जागीरदारी दी गई थी, तो वो ही वाज अ व्हाट, वो छोटे राजा थे। तो उनके बारे में उनकी बायोग्राफी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोग्राफी है। छत्रपति राजाराम महाराज की बायोग्राफी है बखर में, राइट। नेक्स्ट, डायनेस्टिक हिस्ट्री, डायनेस्टी खानदान, राइट। हम लोगों को ये देखने मिलता है कि डायनेस्टिक हिस्ट्री तो बहुत सारे बखर जो है वो खानदान के ऊपर भी है। जैसे मराठांची बखर, राइट। तो उसमें हम लोगों को मराठा डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। होळकरांची कैफियत, यू नो इट्स नॉट अ बखर, बट हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पे खानदान के बारे में हम लोगों को पता चल रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताया, जैसे पानीपताची, तो पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बताया जाता है उसमें। पर्टिकुलर मतलब पानीपत के बैटल के बारे में बताया जा रहा है, राइट। हिस्ट्री ऑफ सेक्ट्स, सेक्ट्स एज इन व्हाट, कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर हम लोग बोलते हैं ना, एक धर्म, एक पर्टिकुलर, जैसे जैन एक धर्म है, बुद्धिस्ट एक धर्म है, हिंदू एक धर्म है, राइट। मुस्लिम एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे एक पर्टिकुलर धर्म एज इन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट की शुरुआत, एक सेक्ट एज इन कास्ट, पर्टिकुलर धर्म की शुरुआत कैसे हुई थी, ये भी हम लोगों को बखर के थ्रू पता चलता है, राइट। जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कि अगर हम लोग बात करेंगे कि जैन धर्म की शुरुआत कैसे हुई, राइट, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे बखर हम लोगों को गुजरात में दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी रिगार्डिंग द ग्रीवेंसेस, सॉरी ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज भी है जहाँ पे लोगों को देखने मिलता है कि खुद होके भाई जो मतलब सपोज व्हाट, आई एम ऑथर एंड मैं खुद लिख रही हूँ और अपनी जिंदगी के ऊपर ही लिख रही हूँ, तो बखर में ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जाती है, उनके ब्रेवरी के किस्से, राइट। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है रिगार्डिंग द ग्रीवियंसेस बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज, राइट। कुछ बखर में हम लोगों को माइथोलॉजिकल स्टोरीज, किस्से कहानियां, राइट, वो भी बताया जाता है कि बाबा इसमें क्या था, उसमें क्या था, ये था, वो था, व्हाट, बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज एड ऑन करके बताया गया है। कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए गए हैं, जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट रिगार्डिंग ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, राइट। तो बहुत सारे ऐसे हम लोगों को व्हाट, बहुत सारे बखर में आप लोगों को दिखाई देगा कि प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। जैसे हम लोगों को देखने मिलता है कि छत्रपति राजाराम वाज अ ग्रेट सक्सेसर, राइट, मतलब उन्होंने मराठा डायनेस्टी को अच्छे से आगे बढ़ाया। बट जब उनकी डेथ हुई, उनके डेथ के बाद कोई अच्छा सक्सेसर मिला ही नहीं,
तो कैसे मराठा डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ, राइट, एंड कैसे लोग कंप्लेन करने लगे कि मराठा डायनेस्टी में ऐसा हुआ वैसे हुआ, तो ये क्या रिगार्डिंग द ग्रीवियंसेस प्रॉब्लम्स बताने लगे लोग रिलेटेड टू, वैसे ही मुगल खानदान के साथ हुआ। तो बखर जो है उसमें बताया जाता है कि पर्टिकुलर जैसे यू नो व्हाट पर्टिकुलर डायनेस्टी कैसे खत्म हुई, उनका रूल कैसे खत्म हुआ, उनका एम्पायर कैसे धीरे धीरे वैनिश होता गया। फिर कुछ माइथोलॉजिकल किस्से भी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बारे में, किंग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, जैसे सभासद बखर। उसमें आपको दिखाई देगा कि किंग के एडमिनिस्ट्रेटिव छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कैसे था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, वो सभासद बखर के थ्रू पता चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बखर। बखर मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को इसलिए पढ़ाया बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट, पूछा जाता है ये। अब तक देखा है लास्ट ईयर, आई मीन ये साल बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट स्टफ, बट मैं फर्स्ट ईयर से देखते आ रही हूँ जब सिलेबस चेंज हुआ है। बखर इज वेरी इंपॉर्टेंट और बखर के ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बखर एक्सप्लेन किया है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को बखर में डाउट आता है, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज बखर, इसीलिए मैंने आपको बखर का मतलब भी समझाया। बखर एंड नॉवेल इज वन एंड द सेम, हम लोग इसको यहाँ पे बखर बोलते हैं, वहां पे हम लोग इंग्लिश में इसको नॉवेल बोलेंगे। तो मैंने डिटेल में इसीलिए पढ़ा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को वो लोग पूछ सकते हैं, दैट्स व्हाई इसका इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों को दिया। डाउट है किसी को कुछ? नो मिस। ओके, चलो। तो अब हम लोग जाते हैं हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न पीरियड, राइट। जरा 2 मिनट रुकते हैं हम लोग, आई ड्रिंक द वाटर। आप लोग भी थोड़ा सा 2 मिनट रेस्ट कर लो, वरना बोलोगे कि मैम कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं हम लोगों को बोर हो रहा है, नींद आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली सम आफ्टर सम टाइम लाइक हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ओके। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नाउ हिस्टोरियोग्राफी इन मॉडर्न पीरियड। सो मॉडर्न पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे, हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो मॉडर्न पीरियड एज एन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, अब तभी की हिस्टोरियोग्राफी क्या थी या तभी हिस्ट्री लिखने का तरीका क्या था, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स को इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। पुराने जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और तभी के अगर हम लोग यू नो व्हाट बहुत सारे नॉवेल्स और किताब अगर पढ़ेंगे, तो एक बात तो हम कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। डिफरेंट, हमारे यहाँ पे हर 10-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोगों की भाषा चेंज होती है, लोगों का रहन सहन चेंज होता है, राइट। जैसे यू नो व्हाट अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट, अभी अब रिसेंट देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट मुंबई डिस्ट्रिक्ट, मुंबई डिस्ट्रिक्ट इज लाइक क्या खा रहे है ऑल यू नो व्हाट समवट टपोरी स्लैंग हम लोगों को दिखाई देता है। तो वही हम लोग फ्री डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो ये लैंग्वेज तो चेंज हो जाती है। तो व्हेन हम लोगों को अलग डिस्ट्रिक्ट लगता है, जैसे और कहेंगे तो बालर डिस्ट्रिक्ट का है, या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़े पिंपरी डिस्ट्रिक्ट आता है। तो दिलचस्पी थी हमारे ट्रेडिशन में, लोगों का खाना पीना, रहन सहन, लैंग्वेज, ये हर थोड़े किलोमीटर के डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नई नई चीजें, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यू नो व्हाट व्हेन आई टॉक अबाउट द हिंदू कम्युनिटी, राइट, उसमें ही देखो कि महाराष्ट्र में यू नो व्हाट फॉर एग्जाम्पल कि महाराष्ट्र में ही अगर हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र में रिचुअल्स अलग तरीके से मनाए जाते हैं, राइट। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र का एक रूल क्या है कि दिवाली के वक्त सब लोग ऐसे छोटे बच्चे साथ में आते हैं,
एंड सब लोग मिलके वो फोर्ट बनाते हैं। फिर बाद में उसके बाद में जिसका फोर्ट अच्छे से बना रहेगा उसको प्राइज मिलता है सोसाइटी की तरफ से, या फिर कोई एग्जीबिशन होता है। तो वही अगर आप लोग केरला एंड वो साइड की तरफ जाओगे तो वहां पे एक रीत होता है कि दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन का जो दिन होता है, उस दिन पे वो लोग अपने घर के बाहर एक छोटा सा घर बनाते हैं, एकदम छोटा सा ना, एकदम छोटा। जैसे हम लोग वो घर घर खेलते हैं उसमें कैसे एकदम छोटे से बर्तन होते हैं, वैसे छोटा सा घर, या फिर यू नो व्हाट, तुलसी वृंदावन बनाया जाता है। तुलसी वृंदावन इज लाइक हम लोगों को देखने मिलता है जैसे फ्लावर पॉट होता है वैसे एक बहुत बड़ा मिट्टी का पॉट बनाया जाता है। वो साल में एक बार वो लोग अपने घर के सामने बनाते हैं और वो दिवाली के वक्त ही बनाया जाता है। राइट, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिशन हम लोगों को दिखाई देता है। राइट, तो यही हम लोगों को देखने मिलता है कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे हम लोगों को डाइवर्सिटी देखने मिलती है, चाहे फिर वो कास्ट में हो, लैंग्वेज में हो, खाने पीने में हो, कल्चर में हो, ट्रेडिशन में हो, सब जगह पे। तो व्हेन ब्रिटिशर्स विजिटेड टू इंडिया तो उनको कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाई दी कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और इनकी माइथोलॉजिकल लॉर्ड्स, एक्चुअली माइथोलॉजी ये वर्ड हमारे पुराने किताबों को, बेसिकली हिंदू कम्युनिटी के पुराने किताबों को माइथोलॉजी ये वर्ड देने वाले भी ब्रिटिशर्स ही थे। तो उन्होंने वो किताबें पढ़ी और कहीं पे तो उनको ऐसे लगा कि कुछ चीजें, you know what, there are some things like there are some few stories which are very genuine and there are few stories which are baseless, कोई यू नो व्हाट कनेक्टिविटी नहीं है। एंड इसीलिए उन्होंने माइथोलॉजिकल लॉर ये वर्ड या माइथोलॉजी, उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया। बट उनको इंटरेस्ट भी उतना था क्योंकि वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा फर्क है। वेस्टर्न कल्चर इज यू नो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सभ्यता, सभ्यता एज एन संस्कार एंड संस्कृति, ये जो हम लोग हिंदी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट, या सभ्यता हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर यू नो व्हाट, मैं ये नहीं बोलती कि मतलब प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करना, घूंघट लेना एंड ऑल, ये सब चीजें जो है ये इंडिया की तरफ से गई है, संस्कार एंड संस्कृति है, इंडिया से इसकी शुरुआत हुई है, ऐसे कहा जाता है। राइट, तो ब्रिटिशर्स को यही देखना था कि हमारा वेस्टर्न कल्चर बहुत अलग है, हमारा वेस्टर्न कल्चर इज टोटली डिफरेंट, इंडियन कल्चर इज टोटली डिफरेंट, जहाँ पे हर एक स्टेट में रिचुअल्स अलग है, हर एक स्टेट में भाषा अलग है, हर एक स्टेट में लोगों का खाना पीना अलग है। एंड फिर हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ से ब्रिटिशर्स ने इंडिया की हिस्ट्री लिखना शुरू किया, इंडिया के लैंग्वेजेस पढ़ना शुरू किया और इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी है। एंड वो किताबें जो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी आज एक हमारे लिए बहुत अच्छा जरिया है। बट हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें जो लिखी है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, वो बहुत सारी गलत भी लिखी है। उन्हीं सब चीजों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड in 20th century, the Indian archaeological exploration and the research started under the British rule. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Cumming, Director General of Archaeology of India. Choose mainly the site mentioned in the Buddhist text. For this purpose, Harappan civilization was discovered under the tenure of Sir John Marshall. Because of this discovery, the antiquities of Indian history could be traced to 3rd millennium BCE or even earlier. Now, सबसे पहले हम लोगों को ये देखने मिलता है कि इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सर एलेक्जेंडर कमिंगम। आज हम लोग इंडिया के अलग अलग साइट पे विजिट करते हैं। आज आप लोग अगर जाते हो कुतुब मीनार देखने के लिए, ताजमहल देखने के लिए, अजंता एलोरा केव देखने के लिए, या मतलब या मैं सांची स्तूपास की बात कर रही थी, या फिर फतेहपुर सिकरी है, या फिर ये लाल किला है, लाल महल है, यहाँ पे जब आप विजिट करते हो, या पुणे का शनिवार वाड़ा ले लो, या तो फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि व्हेन यू विल लाइक आप कोल्हापुर की तरफ जाओगे तो वहां के फोर्ट्स, महाराष्ट्र में 365 फोर्ट्स है। महाराष्ट्र इज अ, जैसे यू नो व्हाट हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम लोग बात करेंगे तो मॉरिशस इज वन ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे 365 बीच है। तो महाराष्ट्र इज वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया जहाँ पे 365 फोर्ट है। हर एक दिन भी अगर हम लोग बोलेंगे तो आराम से यू नो व्हाट एक साल हम लोगों से 14 जाता है। तो सब जो फोर्ट है, हम लोग जब फोर्ट पैलेसेस या कोई भी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
या सर्वे अंडर व्हाट सर्वेलेंस एंड अंडर सर्वेलेंस ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसकी शुरुआत सर अलेक्जेंडर कमिंगहम ने की थी। एंड उनको इंडिया के उन्होंने अलग अलग किताबें पढ़े थे। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने रामायण एंड महाभारत भी पढ़ा था, उन्होंने जैन टेक्स्ट पढ़ा था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ा था। तो उन्होंने जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ा तो उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी उनका इंटरेस्ट जनरेट हुआ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जितने भी केव्स का जिक्र किया गया है या जितने भी हिस्टोरिकल साइट का जिक्र किया गया है, अलेक्जेंडर कमिंगहम ने उन्हीं हिस्टोरिकल साइट को एक्सप्लोर किया है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कानेरी केव की बात करूं, तो कानेरी केव जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, सॉरी फॉलोवर्स थे, या जो मॉन्क्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जी, और भी साधु थे, उन लोगों ने वो कानेरी केव बनाया। तो कानेरी केव इज अ गुड एग्जांपल, जो मैं हम लोग मुंबई में रहते तो हम लोगों को पता है। सो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो बुद्धिस्ट साधु थे, उन्होंने अपने रहने के लिए कानेरी केव बनाया था, क्योंकि तभी मुंबई भी एक पहाड़ था। आज हम लोगों को पूरा मुंबई, आप लोगों को ये लगेगा कि मैम मुंबई कैसे पहाड़ है, ये तो व्हाट एक हम लोग अगर देख बोलेंगे तो ये तो हम लोगों को व्हाट एक बीच की तरह, मतलब हम लोग व्हाट आइलैंड का एक छोटा सा, मतलब आइलैंड की तरह लगता है ये। यहाँ पे माउंटेन्स हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने मुंबई पे बहुत मेहनत की है, राइट। हम लोगों को देखने मिलता है कि अगर हम लोग बात करेंगे, मैं आपको डिटेल में कभी फुर्सत में बताऊंगी, बट यहाँ पे भी माउंटेन्स हुआ करते थे। जैसे मलबार हिल, ये पूरा हिली रीजन था। दादर साइन, ये पूरा हिली रीजन था, राइट। अभी भी हम लोग अगर कल्याण की तरफ जाएंगे या मुमरा की तरफ जाएंगे तो हम लोगों को पूरा वो हिली एरिया दिखाई देता है। तो यहाँ पे हिल्स हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने उसको पूरा फ्लैट जमीन बना के हम लोगों को रहने के लिए जगह दी है। तो हम लोगों को देखने मिलता है कि जब बुद्धिस्ट मॉन्क जो है, वो लोग जब मुंबई की तरफ आए थे, मतलब इस इलाके में, तो कानेरी वहां पे मतलब बड़े पहाड़ जो थे, उन पहाड़ों को तोड़ के वहां पे अंदर गुफा बना के उन्होंने घर बनाए थे। तो अलेक्जेंडर कमिंगहम वाज मच इंटरेस्टेड इन लाइक जो जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जितने मॉन्यूमेंट्स का या हिस्टोरिकल साइट का जिक्र किया है, या जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने जो हिस्टोरिकल साइट्स या जो केव्स बनाए हैं, उन्हीं केव्स को उन्हीं केव्स के ऊपर रिसर्च किया था अलेक्जेंडर कमिंगहम ने। और अलेक्जेंडर कमिंगहम को उनका जो बट उनका सिस्टम ही बहुत अलग लगा। आप जब कानेरी केव में जाओगे ना, तो उसकी खासियत देखो कि आज हम लोग व्हाट ये जो बारिश का पानी स्टोर करने के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना डैम्स एंड ये सब है। तभी के जमाने में इतने एडवांस मशीन नहीं थे, बट तभी के जमाने के जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, वो लोग पानी को स्टोर करके रखना और वो साल भर पानी को यूटिलाइज करना, राइट। और उनका ड्रेनेज सिस्टम वगैरह इतना प्रॉपर, अगर वो कानेरी केव का ना मतलब पूरा सर्वे हुआ था, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। तो उसमें उन्होंने उनको अलेक्जेंडर कमिंगहम को ये था कि तभी के जमाने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोच के ये सब चीजें बनाई कि हम लोग इसी केव में अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे, हम लोगों को यहाँ पे रहना है, मेडिटेशन करना है, यहाँ पे बैठ के हम लोगों को सब काम करने हैं। तो उन्होंने प्रॉपर वो इंग्लिश स्टाइल में टॉयलेट्स बनाए थे, वहां से ड्रेनेज सिस्टम निकाला था, फिर वहां से बट पानी का कनेक्शन बराबर लिया था कि जब हम लोग वहां पे वॉशरूम्स में बैठेंगे तो प्रॉपर पानी होना चाहिए। रेन वाटर कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे। तो अलेक्जेंडर कमिंगहम को इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने सब बुद्धिस्ट जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स है उनको विजिट किया। बट हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया। व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड एन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, तो सिर्फ बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल साइट उन्होंने नहीं एक्सप्लोर किए, उन्होंने इंडिया के बाकी सब मॉन्यूमेंट्स को भी एक्सप्लोर करना, बाकी सब हिस्टोरिकल साइट्स को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो उसमें कुतुब मीनार है, ताजमहल है, या फिर हम लोगों को देखने मिलता है कोणार्क टेम्पल है, सन टेम्पल है, साउथ के जितने भी टेम्पल्स है, राइट। फिर उसके बाद में हम लोग को देखने मिलता है महाराष्ट्र के फोर्ट्स आते हैं सब। उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है कि दिल्ली में हम लोगों को लाल किला दिखाई देता है, फतेहपुर सिकरी दिखाई देती है, राइट। कश्मीर की तरफ जाओगे तो वहां पे भी अलग अलग फोर्ट है, उत्तर प्रदेश में बिहार में सांची स्तूपास एंड ऑल। ये सब चीजें गुजरात में हम लोगों को देखने मिलता है कि अलग अलग फोर्ट है, ये है राजस्थान में अलग अलग फोर्ट है। सब चीजों को उन्होंने एक्सप्लोर किया, एंड आफ्टर दैट ही एस्टैब्लिश्ड एन इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो जहाँ पे उन्होंने अलग अलग को इकट्ठा किया और वो लोग अलग अलग सिटीज में अलग अलग फोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो
अब हम लोगों को देखने मिलता है कि 1920 में एक नई चीज हुई थी। 1920 में जब लाहौर टू गुजरात हम लोगों को देखने मिलता है ट्रेन बन रही थी। लाहौर टू गुजरात जब ट्रेन जा रही थी, इसके रेल रूट्स बन रहे थे। जब लाहौर टू गुजरात रेल रूट्स बन रहे थे ना, तब उन लोगों ने एक्सकवेशन किया, डिगिंग, खुदाई शुरू हुई। एंड जब डिगिंग शुरू हुई तो डिगिंग में उन लोगों को समझ में आया कि नीचे नीचे की जो जमीन है, हम लोग जिसके ऊपर ट्रैक निकालने वाले हैं गुजरात टू लाहौर, तो नीचे की जमीन जो है ना वो खोखली है, मतलब इट्स लाइक यू नो व्हाट, बेसलेस है, नीचे कुछ बेस नहीं है। नीचे कुछ यू नो व्हाट अगर कुछ करेंगे तो मिट्टी पूरी अंदर धस जाती है, तो इट्स अ बेसलेस। तो अंदर कुछ तो है। तो एस्कवेशन हुआ और एस्कवेशन में एक नई सिटी मिली, दैट इज हरप्पन सिविल सिटी एंड मोहनजोदारो सिटी। एज आई टोल्ड यू कि अब वो पाकिस्तान एंड हरप्पा इज इन इंडिया। तो हमको देखने मिलता है कि सर जॉन मार्शल, इनके लीडरशिप में हम लोगों को देखने मिलता है कि हरप्पन सिटी और मोहनजोदारो सिटी का एक्सकवेशन हुआ था। सो सर जॉन मार्शल वाज द मेन पर्सन जिन्होंने पूरा हरप्पन सिटी को एक्सकवेट किया, उनके लीडरशिप में उसका एक्सकवेशन हुआ। एंड फिर उसके बाद में हरप्पा सिटी एंड मोहनजोदारो सिटी को इंडियन हिस्टोरिकल साइट का स्टैंप देने वाले जो है वो अलेक्जेंडर कमिंघम थे। तो लीडर कौन था उसके एक्टिवेशन का? सर जॉन मार्शल। एंड उसको स्टैंप दे, बीसी सोसाइटी है, ये सिविलाइजेशन है, उसको ये स्टैंप दे, और वहां पे सब अलग हम लोगों को एंटिक चीजें ले, एज इन यू नो व्हाट हम लोग बोलेंगे कि एंटिक्विटी का मतलब होता है वेरी प्राइसलेस, राइट, मतलब बहुत ही एंटीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज यू नो उसको हम लोग एंटिक्विटी बोलते हैं। तो उसके एक्सकवेशन में बहुत ही एंटीक और यूनिक चीजें हम लोगों को मिली, और आज वो हमारे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यू नो व्हाट पुराने एंशिएंट सोसाइटीज को डिस्क्राइब करता है। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि ब्रिटिशर्स की वजह से बहुत फायदा भी हुआ, बट इंडिया को बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ा, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज, चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग। Many British officials in India wrote about the Indian history. Their writings display strong influence of colonial policy of British. 3 volumes of history of British India, written by James Mill, were published in 1817. This was the first book on Indian history written by British historian. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of Indian culture. The History of India, written by Mount Stuart Elphinstone, Governor of India, now Mumbai, was published in 1841. The period of Maratha Empire is very important in Indian history. Grand Duff names stand out among the British officer who wrote about the Maratha history. Maratha history. He wrote the book entitled A History of Marathas. This book is published in 3 volumes. Grand Duff writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. Similar tendency is witnessed in colonial toads, writing about Rajasthan's history. The 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history show a somewhat impartial treatment of subject. Nilkantha Janardhan Kirtane and Vishwanath Kashinath Rajwade were two Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grand Duff's writing. Now हम लोगों को देखने मिलता है कि चलो अलेक्जेंडर कमिंघम एंड जॉन, व्हेन आई टॉक अबाउट द अलेक्जेंडर कमिंघम, जब मैं अलेक्जेंडर कमिंघम की बात करती हूँ और मैं जब जॉन मार्शल की बात करती हूँ, तो अलेक्जेंडर कमिंघम ने इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था, राइट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जॉन मार्शल ने भी एक्सकवेशन किया था और हरप्पन सिटी के बारे में पता चला था। अब ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को स्टडी कर रहे थे, और वो लोग अपना माइंडसेट, अपना पर्सपेक्टिव, अपने हिसाब से, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से इंडियन हिस्ट्री लिख रहे थे। मतलब जैसे यू नो व्हाट आई सी इन इंडिया, मैं यूरोपियन कंट्रीज में जाती हूँ, मैं यूरोपियन सिटी एक्सप्लोर करती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, राइट।
तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और वहां पे रहने वाला, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज आई से इन इंडिया और मैं यहाँ से यूरोपियन कंट्री में स्पेन में ट्रैवल कर रही हूँ। मैं जब स्पेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो व्हाट एम आई डूइंग इज लाइक, मैं आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ स्पेन, बट मैं वहां पे जा रही हूँ, वो सिटी को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो वो सिटी एक्सप्लोर करने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस लिखने वाली हूँ, बट वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनका तो एक्सपीरियंस अलग होगा, राइट? ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू प्रेज, वो लोग अपनी सिटी को बहुत ज्यादा, अपनी सिटी की तारीफ करेंगे, हद से ज्यादा तारीफ करेंगे। तो मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगेगी, तो बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं भी लगेगी, राइट? तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना एक्सपीरियंस, एक्चुअली वो इंडियन ट्रेडिशन को स्टडी करने लगे और वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगे। द वर्स्ट पार्ट इज दिस कि जेम्स मिल ने किताब लिखी थी, 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स के नजरिए से लिखी गई थी वो। एंड उसमें हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने पूरा इंडियन कल्चर को स्टडी किया, ट्रेडिशन को स्टडी किया, यहाँ की भाषा, खान पान, लैंग्वेज, लोगों का रहन सहन, हर एक चीज को उन्होंने स्टडी किया और फिर उन्होंने अपने नजरिए से लिखा उसको। तो जब उन्होंने अपने नजरिए से लिखा तो उसमें हम लोगों को देखने मिलता है कि ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव कहीं पे भी नहीं था। वो लोग हमारे ट्रेडिशन के ऊपर हंस रहे थे, लाइक वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, वी शुड बी लाइक वी शुड फील प्राउड, राइट? मैं ये नहीं बोलती कि बहुत सारी चीजें इलॉजिकल है, वट एवर वी डू, जैसे घर में नींबू मिर्ची लगाना या फिर यू नो व्हाट काली बिल्ली ने रास्ता काटा एंड ऑल, दिस आर यू नो व्हाट, ये सब चीजें गलत है। बट उन लोगों ने इन सब चीजों के अलावा भी बहुत सारी गलत चीजें बताई, मतलब प्रीजुडाइज एज इन यू नो व्हाट, उसको गलत तरीके से पेश किया उन्होंने, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को गलत तरीके से पेश किया। हमारी कल्चर और ट्रेडिशन हम लोगों को पता है, हम लोग इतने सालों से उसको फॉलो करते आ रहे हैं, इतने सालों से वो सब चीजें कर रहे हैं हम लोग। और वो लोग एक ऑल ऑफ अ सडन यू नो व्हाट, ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, वो लोग अपनी कॉलोनी एस्टैब्लिश करते हैं, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं कि नहीं यू नो व्हाट, ये गलत है, ये गलत है, या फिर वो लोग हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे हंसते हैं एंड वो लोग अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को सुपीरियर बताते हैं और हम लोगों को इंफीरियर साबित करते हैं। तो जेम्स मिल ने जो किताब लिखी थी, दैट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उसमें ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव कहीं भी नहीं था। मतलब उनको जो मेन ऑब्जेक्टिव उनका था कि उनको इंडिया के ऊपर हिस्ट्री लिखनी है, वो कहीं पे भी उस बुक में नहीं दिखाई दे रहा था। वो लोग हमारे ट्रेडिशन के ऊपर हंस रहे, हमारे ट्रेडिशन का मजाक उड़ा रहे, ये उस किताब दिखाई दे रहा था। दैट्स व्हाई यहाँ पे वो पॉइंट मेंशन किया गया है, दैट इज बुक में ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं था, मतलब उनका टारगेट इंडियन हिस्ट्री लिखना था, वो टारगेट वो लोग अचीव नहीं कर पाए या उन्होंने उस हिसाब से नहीं लिखा। बट वो लोग ज्यादातर हम लोगों के हर पे हंस रहे थे और हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, दैट इज प्रीजुडाइज, राइट? उसके बाद में हम लोगों को देखने मिलता है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ही वाज अ गवर्नर। जैसे आज एंटायर इंडिया के गवर्नर है, वैसे ही हम लोगों को देखने मिलता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तभी एक गवर्नर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी तभी बहुत बड़ी हुआ करती थी। आज बॉम्बे एक छोटा सा सिटी हम लोगों को दिखाई देता है, तब भी सूरत वगैरह ये सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। ऊपर अहमदाबाद तक जो है और नीचे हम लोगों को देखने मिलता है कि गोवा वगैरह जो है, राइट, ये भी यू नो व्हाट बॉम्ब, मतलब गोवा नहीं बोल सकती मैं, नीचे की तरफ जब हम लोग यू नो कोकण वगैरह उस साइड में जाते हैं, गोवा से ऊपर तक ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से प्रॉपर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था। ब्रिटिशर्स का ये मेन पोर्ट था, एक मेन मैं ये बोलूंगी एक लोकेशन था जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। तो वहाँ के जो गवर्नर थे, दैट इज माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, उन्होंने भी किताब लिखी, राइट, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बट उन्होंने भी ऐसे ही किया, जब उन्होंने किताब लिखी तो उसमें भी कहीं पे ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं था, मतलब जो उनको टास्क था कि आपको इंडिया के ऊपर हिस्ट्री लिखनी है, वो कहीं पे भी नहीं था। एवरीथिंग वाज प्रेजुडाइज। नेक्स्ट इज अबाउट यू नो व्हाट, मराठा एम्पायर। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तब मराठा एम्पायर्स थे। एक्चुअली ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में 16th सेंचुरी में ही आ जाते हैं, बट आपको पता है पेशवाओं ने बहुत रोक के रखा था। आप जब बाजीराव मस्तानी मूवी देखोगे ना, उसका स्टार्टिंग, एकदम स्टार्टिंग में जब मूवी की शुरुआत होती है ना, टाइटल्स एंड सब आता है वहां पे, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के नाम आते हैं। तो उसमें स्टार्टिंग में देखो, आपको पता चलेगा कि 16th सेंचुरी में ही हम लोगों को देखने मिलता है कि ब्रिटिशर्स देवर टू कैप्चर लाइक इंडिया को अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे थे, बट मराठा ने उनको समुद्र के रास्ते से आने से रोक लगाई थी।
एंड पूरा जो यू नो व्हाट ओशन पूरा हम लोगों को देखना होता है, अरेबियन सी जो है वो मराठास ने घेर के रखा था कि कहीं से भी बाहर के इन्वेडर्स इंडिया में ना आए, राइट। तो ऑलरेडी हम लोग मुगलों को झेल ही रहे थे, मतलब तभी मराठास का ये मानना था कि मुगल भी यू नो बट वहां से आए हैं, बाहर से आए, उनको हम लोग झेल रहे हैं, फिर और कोई आएगा तो हम लोग उनको झेल नहीं सकते। तो हम लोगों को देखने मिलता है कि मराठा हिस्ट्री वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब इसको भी ग्रैंड ने तोड़ मरोड़ मरोड़ के पेश किया। ग्रैंडफ ने क्या किया भाई, मराठा हिस्ट्री या फिर मराठास के ब्रेवरी के किस्से जो ओवरऑल इंडिया में बताए जाते हैं, राइट। आज इंडिया में कौन सा ऐसा बच्चा नहीं है जिनको शिवाजी महाराज के बारे में नहीं पता होगा। लाइक हम महाराष्ट्र में रहते हैं, दैट्स व्हाई वी नो एवरीथिंग अबाउट शिवाजी महाराज। चलिए जाहिर सी बात है कि हमको पता होना, बट यू नो व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि शिवाजी महाराज जो है उनकी किस्से कहानियां जो है ओवरऑल इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है कि उन्होंने कैसे इंडिया को आई मीन सदर्न इंडिया के सदर्न सदर्न पार्ट को कैसे उन्होंने संभाल के रखा, राइट। सो इन दैट केस कि वो ग्रैंड डफ जब लिखते हैं, वो भी उनका प्रोनाउंसिएशन भी वो पढ़ोगे अगर आप लोग, हिस्ट्री ऑफ मराठास, देखो उन्होंने मराठास की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ मराठास लिखा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 3 वॉल्यूम्स में किताब लिखी गई थी। तो ग्रैंड डफ ने भी उन्होंने यू नो व्हाट बताया था कि इंडिया के कल्चर को गलत साबित किया था, एंड प्लस मराठा रूलर्स जो थे उनको भी गलत बताया था। तो दिस इज रॉन्ग ना। वो हमारे एंसेस्टर रह चुके हैं, वो उनके वजह से यू नो व्हाट आज हम लोग अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, राइट। उन्होंने तभी स्ट्रगल किया, उन्होंने एक महाराष्ट्र यू नो व्हाट उन्होंने इस सौराष्ट्र को बचाए रखा, दक्कन को बचाए रखा, तब जाके आज हम लोगों को एक अलग स्टेट मिला है, एंड आज हम लोग आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। एंड उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, उसके ऊपर भी वो लोग हंस रहे हैं। तो ग्रैंडफ अपनी किताब में बहुत ही हंसते हुए या फिर यू नो व्हाट हम लोगों को देखने मिलता है कि एकदम सरकास्टिकली मराठा डायनेस्टी को पेश कर रहे हैं। तो विच इज रॉन्ग ना, ये गलत बात है। एंड प्लस हम लोगों को देखने मिलता है कि जब उन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी तो उसमें भी उन्होंने वैसे ही लिखा, राजस्थान हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द राजपूत। तो राजपूतों के बारे में भी उन्होंने गलत लिखा। राजपूत जो है हम लोगों को देखने मिलता है कि राजपूत एक ऐसे थे कि जिनके ब्रेवरी के किस्से ओवरऑल इंडिया में फेमस है, राइट। आज भी मोस्ट ऑफ द राजस्थानी लोग खुद को राजपूत बोलने में गर्व साबित करते हैं। तो जब उन्होंने हम लोगों को देखने मिलता है राजस्थान की हिस्ट्री लिखी, तो उसमें भी विलियम्स विल्सन जो है, विल्सन हंटर, उन्होंने भी वैसे ही किया। उन्होंने जब राजस्थान की हिस्ट्री लिखी तो उसमें भी उन्होंने यू नो व्हाट वो हंस रहे थे, राइट, एकदम सरकास्टिकली उसको पेश कर रहे थे। तो विच इज रॉन्ग ना, ये गलत बात है कि आप खुद के ट्रेडिशन को सुपीरियर मानते हो, खुद के कल्चर्स को सुपीरियर मानते हो, दूसरे के कल्चर्स और खुद के दूसरे की हिस्ट्री के ऊपर हंसते हो, राइट। तो दैट इज रॉन्ग। तो उनको क्रिटिसाइज करने वाले माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, जेम्स मिल, उसके बाद में विलियम विल्सन हंटर, ग्रैंडफ, इन 4 लोगों को क्रिटिसाइज मतलब उनके अपोजिट जाने वाले 2 लोग थे। दे वर द हिस्टोरियंस एंड द फ्रीडम फाइटर, राइट। ये जो 4 लोग जो इंपॉर्टेंट लोग थे, जेम्स मिल, गैंडफ, माउंट एल्फिंस्टन एंड विलियम विल्सन हंटर, ये लोग हिस्टोरियंस भी थे और ब्रिटिश ऑफिसर भी थे। इन 4 को क्रिटिसाइज कर रहे थे या इन 4 के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग थे, दैट इज नीलकंठ जनार्दन किर्ने एंड वीके राजवाड़े, सॉरी राजवाड़े। अब ये 2 लोगों की अगर मैं बात करूंगी तो ये 2 लोग हिस्टोरियंस भी थे एंड प्लस ये लोग फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने पूरी तरीके से ग्रैंडफ की राइटिंग को क्रिटिसाइज किया। उनका मानना ये था कि ग्रैंडफ जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं दाली रहो, राइट। या फिर गैंडफ जो इंडियन हिस्ट्री को पेश कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, या उनको इंडियन हिस्ट्री को कुछ नहीं पता है तो उनको इंडियन हिस्ट्री ऐसे पेश करना गलत है, राइट। ओके, अब तक जो मैंने पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है? No, miss. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज सिर्फ 2 मिनट बचा है, राइट, 2-3 मिनट ही बचा है। अब मैं इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंड वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो है, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी और ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये पैराग्राफ सिर्फ रीड करूंगी मैं, आपको ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीक के लेक्चर में देखते हैं, ओके, क्योंकि अभी अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो 15 मिनट चले जाएंगे, राइट। Now, 2.2, that is Indian historiography, various ideological framework. Colonial historiography. The earlier scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officer and Christian missionary. Their prejudice is clearly reflect in the way some of them have
ridiculed Indian culture. Their writing were used to justify the colonial British rule. The 5 volume of Cambridge History of India, published during 1992-1937 CE, are distinct example of colonial historiography. Orientalist historiography. Many European scholars felt curious about civilization and countries of East. Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as an Orientalist. Orientalists study a similarity between Sanskrit and some of the European language. They focused. Underline करो इसको. अगर टेक्स्ट बुक है आपके पास तो इस सेंटेंस को अंडरलाइन करो. द ओरिएंटलिस्ट स्टडी द सिमिलैरिटी बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज. ओरिएंटलिस्ट किसको कहा जाता है, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूंगी, बट फॉर अ टाइम बीइंग आप लोग इसको अंडरलाइन करो. They focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature. Their studies result into formulating the of an ancient language that could be a mother of all Indo-European language. In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. It opened door for the research in ancient Indian literature and history. एक एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में भी है, राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज. सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में एस्टैब्लिश हुई थी, ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश की थी, और दूसरी एशियाटिक सोसाइटी जो है वो इंडिया में मुंबई में है, राइट? Among the Orientalist scholar, Friedrich Marx Müller deserve a special mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of Indo-European language. He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of Hitopdesh. He was the editor of 50 volumes of a sacred book of East. He also compiled Rig Veda, which has been published in 6 volume. He translated Rig Veda in German. Lately, Edward said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writing has thrown a light on imperialistic interest of Orientalist scholar. Okay, तो ये रीडिंग हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्टली हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन पे ही जाएंगे, राइट? एंड मे बी ऐसे हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये टॉपिक खत्म हो सकता है. देयर आर चांसेस, क्योंकि फिर थोड़ा टॉपिक बचा है, ज्यादा नहीं है. तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको खत्म करूं तो हो जाएगा. ओके, तो आप लोगों को जो भी डाउट है अब तक जो मैंने पढ़ाया, अगर उसमें कुछ डाउट है, कोई वर्ड नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ सकते हो. और आप लोगों को कल के लेक्चर में भी कहा था कि आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है. सो इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आंसर्स पढ़ना स्टार्ट करो बच्चा लोग, तो आपको डाउट जनरेट होंगे, और मैं डाउट अभी आपके अगर क्लियर करूंगी तो पढ़ने में आपको और आसानी होगी, राइट? तो आपके फायदे के लिए मैं बोल रही हूँ, मेरा तो फायदा है नहीं उसमें, मुझे थोड़ी ना फिर से 10th की एग्जाम देनी है. तो पढ़ो, जिसको मेमोराइज करना है वो मेमोराइज करेगा, जिसको ऐसे लगता है बाद में मेमोराइज करना है बाद में मेमोराइज करेगा, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन यू. पूरा साल पढ़ा है, बेसिकली बच्चों का यही परसेप्शन होता है, पूरा साल है मैम, राइट? तो पढ़ो, आपके डाउट जनरेट होंगे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट सॉल्व कर सकती हूँ. ओके, डाउट कुछ भी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, एंड टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे. ओके, दैट्स इट फॉर द डे. हैव फन, मजे करो, बाय.